अब अगर आप सोच रहे हैं कि नेपाल में तो मनी लॉन्ड्रिंग ही हो रही होगी, आतंकवाद की फाइनेंसिंग नेपाल में कहां से होगी, तो मैं आपको बता दूं आतंकवाद की फाइनेंसिंग का भी इशू है नेपाल में। और आप में से कई लोग जान के हैरान होंगे कि ये पहली बार नहीं है नेपाल के इतिहास में जब नेपाल जा रहा होगा FATF की ग्रे लिस्ट में। नए साल की शुरुआत के साथ एक नई गवर्नमेंट आई और नई गवर्नमेंट के आते ही नेपाल एक ग्रे लिस्ट में जा रहा है। FATF के बारे में आपको पता हो तो आपको बताए, FATF एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से आपकी कंट्री को काफी बड़े नुकसान होते हैं, इकोनॉमी भी काफी नुकसान होते हैं और वैसे भी आपकी कंट्री के ऊपर काफी सारे बैन लग जाते हैं। इस रिपोर्ट को देखते काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के बाद आपसे बात शेयर करेंगे कि नेपाल FATF की ग्रे लिस्ट में क्यों जाने वाला है और इसके जाने के पीछे क्या रीजन है। तो नेपाल की नई गवर्नमेंट क्या स्ट्रेटेजी आजमाएगी जिसकी वजह से नेपाल ग्रे लिस्ट में नहीं जा सके। नेपाल बहुत ही जल्द हो सकता है आपको FATF की ग्रे लिस्ट में दिखे, वही ग्रे लिस्ट जहां पर लंबे समय तक पाकिस्तान एक मेंबर था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की ही रिपोर्ट्स ने क्लेम किया है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को $30 बिलियन से भी ऊपर का नुकसान हुआ है। और वैसे अगर हम देखें तो नेपाल रिसेंटली बहुत न्यूज में रहा है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है नेपाल देश। नेपाल में रिसेंटली चुनाव हुए और चुनाव के रिजल्ट के बाद कोई सरकार बन नहीं पाई, मगर अंत में जो कम्युनिस्ट यहाँ पर लीडर थे सब इकट्ठा हो गए और एक प्रो चाइना गवर्नमेंट नेपाल में बन गई। आज के समय आप अगर देखो तो नेपाल में प्राइम मिनिस्टर है प्रचंड, जो बताया जाता है कि प्रो चाइना KP ओली की मदद से अपनी सरकार चला रहे हैं। और आपने इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे कि नेपाल चाइना रिलेशंस को एक बड़ा बूस्ट मिला है, मगर इंडिया और US वेरी है, मतलब कि काफी केयरफुल है कि अब नेपाल में कैसी सरकार बनेगी। तो जैसे ही नेपाल में चुनाव कंप्लीट होते हैं और एक प्रो चाइना रिजीम आ जाती है काठमांडू में, FATF का इशू अब नेपाल के सामने खड़ा हो चुका है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ग्लोबल एंटी टेरर बॉडी FATF में ग्रे लिस्ट नेपाल फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। ये हो सकता है कि आपको फरवरी महीने में ही दिख जाए इससे रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट, और ये नेपाल की इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही बड़ा शॉक होगा। नेपाल की इकोनॉमी शायद इस झटके से रिकवर ना कर पाए बहुत लंबे समय तक। ना ऑब्वियसली आप यहाँ पर पूछोगे मगर नेपाल ने क्या गलत किया है, नेपाल में कौन सी टेररिस्ट की फाइनेंसिंग होती है, नेपाल में कौन सा यहाँ पर इशू है, सब कुछ मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। ना ऑब्वियसली आपके माइंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होगा कि क्या नेपाल जेन्युइनली ग्रे लिस्ट में जाएगा FATF की। वैसे जो लोग इस बात को लेकर अभी कंफ्यूज्ड हैं कि FATF है क्या, एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको मैं ये दे दूं। FATF की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक इंटर गवर्नमेंटल संगठन है जो आपको मिलेगा पेरिस फ्रांस में। बना था ये 1989 में और फिर 2001 के आसपास इस ग्रुप ने आतंकवाद पर भी फोकस करना स्टार्ट कर दिया। और तब से हम देख रहे हैं कि इस ग्रुप की 2 लिस्ट तैयार हो चुकी है, एक ग्रे लिस्ट एक ब्लैक लिस्ट। जो भी देश है जहां पर गलत तरीके से आप काले धन को कन्वर्ट कर सकते हो सफेद धन में, और साथ ही साथ वो पैसा आतंकवादी भी इस्तेमाल कर पा रहे हैं, उन कंट्रीज को पनिश करने का, दंडित करने का काम करता है FATF। और इनका दंड देने का तरीका यह है कि या तो ये एक देश को डालते हैं ब्लैक लिस्ट में या डालते हैं ग्रे लिस्ट में। ब्लैक लिस्ट में सैंक्शंस बहुत जरा कड़े होते हैं, देश को होता है काफी नुकसान। ग्रे लिस्ट में सैंक्शंस थोड़े से लाइट होते हैं। अब ब्लैक लिस्ट में आप अगर देखो FATF की तो 2 देश आपको मिलेंगे प्राइमरली, एक नॉर्थ कोरिया और दूसरा ईरान। ग्रे लिस्ट की अगर हम बात करें तो ये सब देश आपको मिलेंगे FATF की ग्रे लिस्ट में। पाकिस्तान आप सबको पता होगा अब FATF की ग्रे लिस्ट में नहीं रहा। कोइंसिडेंस आप कह लीजिए कि जैसे ही पाकिस्तान में इमरान खान हटे, शहबाज शरीफ पावर में आए, अचानक से FATF की मीटिंग होती है। वो कहते हैं कि एवरीथिंग इज ओके इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाता है। मगर यहाँ पे आप देखोगे कि आज भी नेटो मेंबर तुर्की, जी हाँ, टर्की का जो ऑफिशियल नाम है ये चेंज हो चुका है। अब टर्की खुद को बुलाना पसंद करता है तुर्की। तो तुर्की यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके अलावा युगांडा, यूनाइटेड अरब एमिरेट, साउथ सुडान, ये सारे देश आज के समय FATF की ग्रे लिस्ट में हैं और कहीं ना कहीं इनकी इकोनॉमी को इससे लॉस भी हो रहा है। और ये जो लिस्ट है इसमें पॉसिबिलिटी है कि बहुत ही जल्द नेपाल भी ऐड हो जाए। अब अगर आप सोच रहे हैं कि नेपाल में तो मनी लॉन्ड्रिंग ही हो रही होगी, आतंकवाद की फाइनेंसिंग नेपाल में कहां से होगी, तो मैं आपको बता दूं आतंकवाद की फाइनेंसिंग का भी इशू है नेपाल में। और आप में से कई लोग जान के हैरान होंगे कि ये पहली बार नहीं है नेपाल के इतिहास में जब नेपाल जा रहा होगा FATF की ग्रे लिस्ट में। इससे पहले 2008 से लेकर 2014 तक 6 साल तक नेपाल रहा था FATF की ग्रे लिस्ट में। और तब उस वक्त इंडिया ने नेपाल की हेल्प करी थी। इंडिया की मदद से नेपाल ने कानून बनाए अपने देश में जो मनी लॉन्ड्रिंग का सिंडिकेट है इसको कंट्रोल किया, और तब जाकर नेपाल ग्रे लिस्ट से बाहर आया था। मगर पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा है
कि नेपाल में ऐसी सरकारें बनी हैं जिनका एंटी इंडिया स्टांस रहा है, इंडिया के अगेंस्ट वो स्टेटमेंट देते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर देखो, केपी ओली एक बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया नेपाली प्राइम मिनिस्टर थे, और केपी ओली के टाइम में ही आप ये भी बात नोटिस करोगे कि यूएसए ने ये भी वार्निंग दी थी कि इंडियन मुजाहिदीन जो एक आतंकवादी संगठन है जो काफ़ी बार इंडिया को कर चुका है टारगेट, इनका सबसे बड़ा ऑपरेशन कहाँ चल रहा है? पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में नहीं, बांग्लादेश में नहीं, नेपाल में। और ये स्टेटमेंट भारत की नहीं है, ये स्टेटमेंट यूएसए ने अपनी इंटेलिजेंस से खुद दी थी कि नेपाल इज नाउ द बिगेस्ट ऑपरेशन हब ऑफ इंडियन मुजाहिदीन। और ना सिर्फ इंडियन मुजाहिदीन, बहुत सारे आतंकवादी संगठन हैं जो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनके ऑपरेशंस आज के समय नेपाल में चल रहे हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि नेपाल में जो कानून है ओवर द ईयर्स बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं। उसके अलावा जो लॉज की इम्प्लीमेंटेशन है ग्राउंड में, वो कानून प्रॉपरली फॉलो नहीं किए जा रहे। उसकी वजह से आज के समय नेपाल में बहुत आसान है कि किसी भी बैंक में ना आप गलत तरीके से काले धन को कन्वर्ट कर दो सफ़ेद धन में। हाल ही में नेपाल में कई बैंक पकड़े भी गए ये काम करते हुए, गलत तरीके से टैक्स चोरी करके बिल्कुल काले धन को ये कन्वर्ट करते हैं सफ़ेद धन में। फिर वो सफ़ेद धन आप कैसे भी यूज़ कर लो, किसको भी दे दो। काफ़ी बार ये सफ़ेद धन आतंकवादी संगठन अपने लोगों को फाइनेंस करने के लिए भी करते हैं। तो इसलिए नेपाल की एंट्री मैं कहूँगा FATF में ऑलमोस्ट 80% कन्फर्म है। 20% कुछ पता नहीं होता, लास्ट मोमेंट पर कुछ एक इशू निकल जाए, यू नेवर नो। मगर 80% मैं कहूँगा कि चांसेस हैं कि नेपाल FATF की ग्रे लिस्ट में आ जाएगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ठीक है नेपाल भी पाकिस्तान की तरह कुछ कानून पास कर लेगा और बच जाएगा, देखो बाद का तो मुझे पता नहीं, मगर एक बार को नेपाल इस लिस्ट की शक्ल देख लेगा। क्योंकि इस लिस्ट में ना अभी जो रीसेंट मीटिंग होने वाली है FATF की, वहाँ पर नेपाल की जो दिसंबर 15 की परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से जज किया जाएगा कि ये ग्रे लिस्ट में जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो अगर मान लो कल सुबह उठ के सारे नेपाल के लीडर पार्लियामेंट में जाकर कानून पास करना स्टार्ट कर देते हैं, तब भी कुछ इसका असर होगा नहीं। क्योंकि FATF कहेगा कि दिसंबर 15 तक जो आपकी परफॉर्मेंस थी उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि आप FATF की ग्रे लिस्ट में जाओगे या फिर नहीं। और ऑब्वियसली नेपाल जैसे ही जाएगा ग्रे लिस्ट में, नेपाल की इकोनॉमी पे होगा इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट। पहली बात तो नेपाल में इन्वेस्टमेंट अपने आप और ज़रा कम हो जाएगी। दूसरी बात यह है ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ कम होगी। फिर देखो नेपाल को जो लोन चाहिए वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, नेपाल की सरकार जो खुद बॉन्ड इशू करना चाहती है, कहीं से भी उधार नहीं आएगा। इसका वैसे एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो सकता है कि नेपाल और ज़्यादा निर्भर हो जाए चाइना पर, चाइना से और ज़्यादा ये लोन मांगे। बट वो डिपेंड करता है कि चाइना लोन देने को तैयार होता भी है या नहीं। मगर हर तरफ से आप देखोगे नेपाल को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होने वाला है। और याद रखिएगा नेपाल के पास UAE, सऊदी अरेबिया जैसे मित्र मुल्क देश नहीं है जो लगातार इनको 2 बिलियन 3 बिलियन डॉलर देते रहें ताकि इनके विदेशी मुद्रा भंडार थोड़े बहुत फ्लोट करते रहे हवा में। तो क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि क्या भारत नेपाल को बचा सकता है? देखो मेरे हिसाब से चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। क्योंकि देखो आप अगर FATF के जो मेंबर हैं उनकी लिस्ट देखो, FATF के टोटल 39 मेंबर हैं। इन कंट्रीज़ को हम कहते हैं वाइट लिस्ट कंट्रीज़, क्योंकि यहाँ पर कानून के हिसाब से कोई मनी लॉन्ड्रिंग बड़े स्केल पर नहीं हो रही, जिसका पैसा अल्टीमेटली जा रहा है आतंकवादियों के हाथ में। और आप देखोगे इस लिस्ट में आपको चाइना और इंडिया दोनों मिलेंगे। तो एक बार को इंडिया और चाइना अपनी तरफ से कोशिश करेंगे नेपाल यहाँ पर बच जाए। बट जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, पहली बात तो वेस्टर्न कंट्रीज़ इस बात को लेकर खुश नहीं होंगी कि नेपाल में एक प्रो चाइना गवर्नमेंट बन चुकी है। फिर उसके बाद देखो बिल्कुल नेपाल में टेरर फाइनेंसिंग का इशू है, ये बात भी यूएसए इग्नोर नहीं कर पाएगा। यूएस खुद कह चुका है इंडियन मुजाहिदीन का सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है नेपाल में। तो यूएसए और यूएसए के मित्र मुल्क इतने सारे हैं यहाँ पर कि इंडिया चाहकर भी नेपाल को शायद ना बचा पाए। अगर नेपाल बचेगा तो FATF की अगर मान लो कुछ टेक्निकलिटी हो गई कि इस बार नहीं, अगली मीटिंग में हम डिसाइड करेंगे नेपाल को, या फिर और इनको एविडेंस चाहिए और प्रूफ चाहिए, वो अलग बात है। अगर FATF ने ऐसी कुछ बात कर दी उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। मगर अगर प्रोसीजर जैसे चलता है वैसा चला तो नेपाल बिल्कुल आपको FATF की ग्रे लिस्ट में दिखेगा। नाउ यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या आपके हिसाब से इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रयास करना चाहिए नेपाल को बचाने के लिए फ्रॉम FATF ग्रे लिस्ट, या फिर आप मानती है कि नहीं नेपाल में आज के समय कम्युनिस्ट इतने ज़्यादा पावर में आ चुके हैं कि नेपाल को अगर हम हेल्प भी करेंगे
तब भी नेपाल एंटी इंडिया रहेगा? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। नेपाल एक ऐसा देश है जिसका बॉर्डर चाइना के साथ लगता है और दूसरा बॉर्डर इनका लगता है इंडिया के साथ। अब इंडिया के साथ इनका बॉर्डर लगता है तो नेपाल इससे जब पहले ग्रे लिस्ट में गया था वो 2008 से लेकर 2014 तक था। तकरीबन 6 साल तक नेपाल एक ग्रे लिस्ट में रहा और इसके नेपाल के काफी इशू थे। इंडिया ने काफी सारी हेल्प की थी नेपाल के को उसको ग्रे लिस्ट से निकाले और 2014 के अंदर इस ग्रे लिस्ट से नेपाल निकला था। पाकिस्तान काफी सारे टाइम तक ग्रे लिस्ट में था और पाकिस्तान में इस ग्रे लिस्ट से निकल चुका है। अभी 2 महीने पहले की बात है, बट यहाँ पे नेपाल के लिए खतरे की घंटी है। इसकी वजह से आपके ऊपर काफी सारे बैन लग जाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से भी आपकी कंट्री जो है ना के ऊपर काफी सारे बैन लग जाते हैं कि आपकी कंट्री में जो ना मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। और टेररिज्म एक्टिविटीज किन वजूहत से हम कह सकते हैं कि नेपाल के अंदर हो सकते हैं, क्योंकि नेपाल एक ऐसा कंट्री है जिसका बॉर्डर इंडिया पे भी लगता है और चाइना पे भी लगता है। अब यहाँ पे ये भी बात है कि कई सारे लोगों का इंडिया के साथ नहीं लगता, तो वो क्या करता है, नेपाल एक ऐसा टूरिज्म कंट्री वाला है, तो नेपाल के अंदर आके टूरिज्म की जगह टेररिस्ट अटैक और टेररिस्ट एक्टिविटीज नेपाल के अंदर अब वो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड और रिपोर्ट्स। तो इंडिया का चाइना के साथ नहीं लगता, साथ में यूएस का भी चाइना के साथ नहीं लगता, तो कहीं ना कहीं टेररिज्म एक्टिविटीज नेपाल के थ्रू चाइना जाने की कोशिश करती है और इसी वजह से नेपाल ग्रे लिस्ट में जा सकता है। अभी नई गवर्नमेंट को आए कुछ ही दिन हुए और उस नई गवर्नमेंट की वजह से नेपाल को काफी सारे काम करने पड़ेंगे अपनी कंट्री को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए। अभी नेपाल को कुछ टाइम भी हुआ है कि नेपाल एक अच्छी कंट्री बने और अब ये देखना है कि नेपाल की हेल्प कौन करता है, चाइना करता है या इंडिया करता है। और अगर इस कठिन सिचुएशन में जो भी नेपाल की हेल्प करेगा उसको सोच सकते कि यार वो नेपाल की सच्ची और असली दोस्ती निभाने का हक अदा कर दिया उसने। और देखना ही है कि इस एफएटीएफ में पहले तो नहीं हो कि नेपाल जाए ग्रे लिस्ट में जाए, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में, क्योंकि जाएगा तो फिर नुकसान बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान इससे गुजर चुका है, पाकिस्तान अभी व्हाइट लिस्ट में आया है, तो ग्रे लिस्ट में जाने के बाद ही पता चलेगा कि नेपाल का असली दोस्त कौन है, चाइना है या इंडिया। रिपोर्ट आपने देखा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप।